हेलो, वेलकम। आप सभी ऑडियंस का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ वाटर वॉरियर्स इंडियाज़ अनसंग हीरो पॉडकास्ट चैनल में। यहाँ पे हम आप सबके साथ शेयर करते हैं ऐसे वाटर वॉरियर्स की स्टोरी जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है वाटर को कंजर्व करने के लिए, रिवर्स को रिस्टोर करने के लिए। उन सब की स्टोरीज हम सबको भी इंस्पायर करती है कि हम भी वाटर कंजर्वेशन और रिवर रिजुवनेशन के लिए काम करें। आज हम ऐसे वाटर वॉरियर्स और ऐसे रियल हीरोज़ के साथ बात करने वाले हैं जो एकदम यंग और एनर्जेटिक है। मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ स्नेहा शाही का। स्नेहा वेलकम। स्नेहा थैंक यू कल्पेश जी, थैंक यू। वेलकम स्नेहा। स्नेहा पीएचडी कर रही है अभी, स्टूडेंट है, बट उनकी स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। स्नेहा ने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स वन किए हैं। यूथ फॉर अर्थ अवार्ड उन्होंने वन किया है। उन्होंने यूनेप का प्लास्टिक टाइट टर्नर्स चैलेंज जीता है। उनकी स्टोरीज नेशनल जियोग्राफी चैनल ने कवर की है, जो उन्होंने बड़ौदा में जो एक रिवर थी, एक स्ट्रीम थी, उसको रिजुवनेट और रिस्टोर किया था। तो चलिए हम आप उनसे बात करते हैं। आज उनकी लाइफ और उनका जो ये एफर्ट्स है उनके बारे में हम इनसे जानते हैं। तो स्नेहा, हमसे पहले आप शेयर करें कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन कहाँ पे आप गुजरा है। Sure. So, I was born and brought up in Gujarat, and most of my life I was there only. ओके। मैं एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, बीएससी एंड एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस, both the subjects, and BSc with honors and MSc in environmental science, again from MS University. तो द स्टडीज वर इंटरेस्टिंग एंड बट बाकी का बचपन भी काफी हद तक लाइक आसाम के फॉरेस्ट एंड सब में। माय फादर वाज इन एयर फोर्स, सो वी गॉट टू ट्रैवल लॉट बिकॉज ऑफ इट। सो ओवर द समर हॉलीडेज हम लोग जाते थे, आसाम जाते थे, मेघालय जाते थे, जहाँ भी पापा की पोस्टिंग होगी। ओके। So I got to see a lot of India, and I got to experience like different places and how nature is there in those places. That was something interesting. I think that is what sparked that curiosity towards nature conservation. Being close to nature does have an impact on you. Yes. It makes you think more deeply, more peacefully. So that's where it all started. I think since childhood, the signs were there that I want to work in nature conservation. And then when it came to choosing a subject, तो MS यूनिवर्सिटी में जो कोर्स ऑफर हो रहा था वो काफी सिमिलर था जो मैं करना चाहती थी उससे. So it seemed like a natural transition to pick the course. ओके। स्नेहा, हमने आपसे जाना कि आप आसाम और जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जो नेचर है वहाँ उसके साथ आप बड़ी हुई है, तो वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप नेचर के साथ और काम करें, और दैट इज़ योर कॉल, है ना, कि आपने एनवायरनमेंट साइंस में एडमिशन लिया। तो आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो MS यूनिवर्सिटी से किया है कि मास्टर ग्रेजुएशंस? ओके, इन एनवायरनमेंट साइंस, करेक्ट? Both the subjects. बोथ द सब्जेक्ट। Yes. ओके। सो एक तो हो गया, आपने ये बताया कि आपने नेचर से इंस्पायर होके ये जो स्टडी है वो चूज़ किया। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कब से ये जो नेचर है उसके प्रति इतने सेंसिटिव हो गए, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ अदर इवेंट्स हुए हो या कुछ कहीं पे आपने कुछ जो आपको इंस्पायर किया हो? So one thing was कि I think I grew up watching a lot of like animal and nature documentaries with David Attenborough as the narrator for it. So BBC हुआ या The Yellow Window, which is National Geographic. So grew up watching that. So ऐसा लगता था कि like ये लोग जो काम कर रहे हैं जिसमें they get to be like so close to the animals, so close to nature. And it never looked like कि अरे why are they touching an animal? Yeah, it never looked like, oh, I don't want to touch a bug. It always used to be like, I also want to do this. Like कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमेशा से था. So then जब पढ़ना शुरू किया, जब समझना शुरू किया, तब पता चला कि like this takes a lot of scientific research. Okay. So then science and society का balance to, because not always it happens that you end up explaining to the people your science. So then कौन सा वो easy तरीका है? So then these documentaries and these like narratives are the way to go about it. क्योंकि जो रिसर्च गया होगा एक पर्टिकुलर लायन डॉक्यूमेंट्री में या किसी टाइगर के बारे में शूट करने के लिए,
वो काफी हद तक साइंस एंड बायोलॉजी से आता है. हम्म. So then tying these two things up was something interesting, which I felt very excited by. So, nature kept inspiring me, but it's also very exciting to study it. So I think that's why I took the field. ओके. सो स्नेहा, जैसे आपने बताया कि एक डॉक्यूमेंट्री तो 1 ही घंटे की होती है, बट उसके पीछे बहुत सारे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, महीनों की मेहनत होती है. और जी. आई थिंक आपको वो अच्छी लगती है कि वो इतने महीने और इतने टाइम नेचर के साथ जुड़े रहना, और वही आपको इंस्पायर किया कि आपको ये एनवायरनमेंट साइंस फील्ड में आप ज्वाइन हुए. और जैसे आपने बोला नेशनल जियोग्राफी चैनल आप देख रहे थे, और आपकी स्टोरी नेशनल जियोग्राफी ने कवर की है, तो इट वाज ऑलमोस्ट जी. यू कैन से इट्स अ ड्रीम ट्रू, है ना? आप अगर कभी सोचते होंगे Yeah, कि कभी indeed. करेक्ट. यस. Yeah, yeah. Full circle moment, यस. जिसे कहते हैं. It was like that. ओके. वैसे जियोग्राफी हम भी देखते थे, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं भी जियोग्राफी के चैनल पे आऊँगा. तो स्नेहा, अभी हम बात करेंगे कि जैसे आप एमएस यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे आपने जो एजुकेशन के दौरान जो बुकी रिवर के लिए काम किया, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह शुरू हुआ, कैसे आपको वो इंस्पायर किया, तो आप उसके बारे में हमसे शेयर करें. So, हम लोग का जो प्रोजेक्ट था एमएस यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग एक टीम थे 10 जन की. एंड हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से टीचर्स थे जो हमारे मेंटर्स थे. तो मैंने काम शुरू किया था 2019 के जून में, टू अंडरस्टैंड कि बारिश के पैटर्न्स क्या हैं इन बड़ौदा. ओके. एंड दैट लेड टू मी वांटिंग टू लाइक लुक एट द भूखी सिस्टम. तो ये एक छोटा सा नाला है जो 7 किलोमीटर का है, एंड ये विश्वामित्री में जाके मिलता है, जिसमें Okay. बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे. तब जब हम पढ़ रहे थे 2015 में, जब बीएससी में थे, तो हम लोग सोचते थे कि ये तो बस एक नाला है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रिवर. बट देन जब 2018 में आई वाज इन माय मास्टर्स एंड आई यूज्ड टू लाइक सी द सिस्टम अगेन एंड अगेन, द स्ट्रीम सिस्टम. So I used to wonder like, can we do something about it? So finally in 2019, after a lot of like thought and contemplation, I was able to have a team of my own, which was students from bachelor's, and I had one batchmate of mine from my master's program. तो हम 10 जन ने काम चालू किया इस पे, बट हम लोग काफी साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहे थे. ओके. तो हम लोग समझने का ट्राई कर रहे थे, जैसे हिमानी समझने का ट्राई कर रही थी अबाउट सॉइल, यूती अबाउट वाटर, कोशा अबाउट बायोडाइवर्सिटी, कि क्रोकोडाइल्स कहाँ पर हैं, कैसे Okay. बर्ड्स हैं यहाँ पर, तो ऑल दोज थिंग्स. तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, जिसका पूरा गोल था इस सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन. ओके. तो हम लोगों को 3 महीने लगे करीबन एक क्लीन अप ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने काफी सपोर्ट किया. तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी हमें मैन पावर चाहिए, दे विल बी हैप्पी टू कॉल फॉर वॉलंटियर्स. तो थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी हमने वॉलंटियर्स के लिए लाइक रिक्वेस्ट भेजा, एंड अराउंड 300 स्टूडेंट्स शोड अप. ओके. तो उन सबको हमने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया, एंड उन्हें अलग अलग लाइक स्ट्रीम के पार्ट्स में भेजा क्लीन अप के लिए. एंड 4 घंटे में ही हमारे पास करीबन 700 केजी वेस्ट था. उसके बाद ड्यू टू लाइक सिक्योरिटी रीजंस एंड बिकॉज crocodiles are there and there's safety issues, so then we were told not to like continue the work and we were all called out of the stream. तो ओके. उसके बाद जब पूरा स्ट्रीम बैंक पे हम लोग सब सामान लेकर आए थे, सारा कचरा लेकर आए थे, तो उसे हमने सेग्रीगेट किया, उसे अलग अलग जगहों पर भेजा, एक प्रॉपर डंपिंग यार्ड में भेजा गया, एक रिसाइकलिंग बिन में भेजा गया. तो उस तरह से हमने उस पूरे वेस्ट को फिर मैनेज किया. एंड देन फॉलोइंग टू दैट, so none of these things were funded, none of these things were like recognized at the time. Okay. Because उन्हें यही लग रहा था कि बस कुछ बच्चे सफाई कर रहे हैं. बट कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑन दैट, क्योंकि हमने ये सफाई 2020 फरवरी में किया, कोविड शुरू होने के जस्ट पहले. एंड कोविड शुरू होने के बाद भी बिकॉज हमारे पास परमिशन लेटर्स थे एंड हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, तो हम 2-2 के ग्रुप्स में जाकर कभी ना कभी एवरी 2-3 मंथ्स रिवर का फोटो लेकर आते थे, या देखते थे कि क्या न्यूज आ रहा है उसके बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करते थे. तो वो एफर्ट्स को कंटिन्यूड रखा हमने इवन आफ्टर वो डिसर्टेशन का टॉपिक खत्म हो गया, इवन आफ्टर हमारा प्रोजेक्ट का क्लीन अप हो गया था. क्योंकि यू कांट जस्ट डू द क्लीन अप एंड बी डन.
तुम एक दिन ओके। सफाई करके वहां से नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज वापस होते रहने वाली है। पर ये भी नहीं है कि हम कंटिन्यूअसली हम ही साफ करते रहे और कोई कचरा फेंकता रहे। तो द आइडिया वाज कि लाइक हाउ डू वी मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम, एंड हाउ डू वी मेक देम अंडरस्टैंड कि डू नॉट थ्रो वेस्ट अगेन। तो उसके लिए हमने कंटिन्यूअसली अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू लाइक वेबिनार्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स इन हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश, इस तरह की चीजें हमने की। एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू अचीव द काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्लान दैट वी वांटेड फॉर द स्ट्रीम। ओके। स्नेहा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से आप लोगों ने जो 300 लोगों की टीम बनाई, आपने अपना 10 लोगों की जो कोर टीम थी उसके साथ काम किया, और ये सबको मैनेज करना इतना इजी जी। नहीं होता है। और रियली बोले तो नाले में जाके उसको क्लीन अप करना है तो बहुत ही, मतलब हम उसके पास से गुजरना भी नहीं चाहते, है ना। तो आप सब ने ये जो या एफर्ट्स किया है उसको, वो रियली इट्स अ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट है, और आपने उसको एग्जीक्यूट किया है, तो आई अप्रिशिएट। मैं इसने आपसे पूछना थैंक यू। चाहूँगा कि आपने ये सब कर तो लिया, बट उसके लिए अगर हम और दूसरे जो भी लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में है, या आपके जैसे ही और स्टूडेंट्स है, या इंजीनियर्स है, जो अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं इस टाइप का कुछ, उसके मतलब क्लीन अप एक्टिविटी या कुछ भी, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? और आपको ये, जैसे एक तो आप राइट। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया उसके बारे में थोड़ा बताएं, और उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस चीज़ को। इन 2019 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक प्लान चालू किया था, एक कैंपेन चालू किया था, जिसका नाम है प्लास्टिक टाइड टर्नर्स चैलेंज। ओके। तो वो उसका फर्स्ट फेज था इंडिया में। उसके पहले 2018 में दे वर ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल इन कीनिया, ओके। जहाँ पर काफी अफ्रीकन students had participated in large scale cleanups with NCC cadets and all. Boys and Bharat Scouts and Guides and all got involved in India उसके बाद। तो जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसमें अलग अलग लेवल्स थे। तो उसमें लेवल 1 था टू अंडरस्टैंड वेस्ट एंड प्लास्टिक, लेवल 2 था टू अंडरस्टैंड पीपल मैनेजमेंट एंड कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड ओके। लेक्चर्स, एंड थर्ड लेवल था इंटरैक्टिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिसी मेकर्स। ओके। तो ये जो फॉर्मेट था जिसमें हम लोगों को सीखना पड़ रहा था कि नॉलेज बिल्डिंग, क्राउड मैनेजमेंट एंड देन एडवोकेसी, ये फॉर्मेट बहुत बढ़िया तरह से बनाया गया था। तो हम्म। ये इसकी ट्रेनिंग मुझे सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद में दी गई, जहां पर आई वाज इनवाइटेड बेस्ड ऑन माय लेवल 1 का परफॉर्मेंस। तो जो भी लेवल 2 तक पहुंचता है उन्हें ट्रेनिंग दी गई वहां पर फॉर 1 डे वर्कशॉप। उस ओके। ट्रेनिंग के बाद हमें बोला गया कि अब हमें जिस भी तरह से अपना कैंपेन डिजाइन करना है। तो जब मैं कैंपेन डिजाइन कर रही थी तो आइडिया वाज टू कीप इट वेरी सिंपल, so that ना कि just young students who can operate social media can get to know what I'm doing, but also अगर हम रास्ते पे जाके किसी ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्यों प्लास्टिक मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। तो वहां से आई थिंक शुरू हुआ द ट्रेनिंग फॉर understanding how this crowd management happens, how to like get volunteers, how to reach out to larger public and explain to them why this issue is important. तो ये सब चीजें उस ट्रेनिंग में का पार्ट थी। तो जब वो कैंपेन का फर्स्ट फेज खत्म हुआ तो आई वाज अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लास्टिक टाइड टर्नर चैंपियन, which was a young champion award in Delhi in the WWF auditorium. वहां पर मेरे जैसे ही और भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, ओके। एंड क्योंकि हम लोग फर्स्ट फेज में थे तो वी वर द टॉर्च बेरर्स काइंड ऑफ, जो इस प्रोग्राम को आगे लेके जा सकते हैं। तो 2019 में जब ये चीज हो गई उसके बाद मैंने भूखी पे काम चालू किया। सो ऑल द लेसन्स दैट आई लर्नड थ्रू द टाइड टर्नर्स का लेवल प्रोग्राम्स was something that really helped me structure the भूखी का क्लीन अप, या भूखी रिलेटेड कुछ भी अवेयरनेस जो हमने आगे जाके भी किया, लैंग्वेज हुआ या स्टेक होल्डर्स हुआ, तो वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि द ट्रेनिंग दैट आई रिसीव्ड इन द फर्स्ट लेग ऑफ टाइड टर्नर्स वाज रियली हेल्पफुल, and the mentors I gained on the way, which was Dr. Koresh, Dr. Arya, and Dr. Gayatri Raghva from United Nations. So all these people who have been like extremely good mentors to me and pushed me to do better was something that constantly kept inspiring my work. तो उसके साथ
हैविंग टीम जो आप पे ऐसा भरोसा करे जैसे आपका जबान पत्थर का लकीर, ओके। was समथिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। क्योंकि जो टीम मुझे मिली थी, जो 10 बालक जिन्हें मैं कहती हूँ, उन लोगों का डेडिकेशन was as much as mine. It wasn't that I was leading them and I was their boss or something. It was we are all in the same team. We all want this cleanup to happen. And each of them, every day, 7 in the morning, they used to be at the college for doing the water collection, sampling का, for soil collection, for birding, या कुछ भी होगा, जो भी काम है, 7 बजे सुबह they used to come and they used to all leave last. क्योंकि काम उतना होता था एंड हमारे पास बहुत कम टाइम था टू मैनेज सो मेनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ लाइक डेटा आल्सो। तो having a good team and good mentors what keeps me like encouraged and inspired to continue doing that good work. या स्नेहा, आपने ये जो काम किया, आपने हमसे शेयर किया, उसमें कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहा? कि आपकी कॉलेज का तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया, यूनेप ने आपको सपोर्ट किया, उसके जो मेंटर्स थे उससे आपने सपोर्ट लिया, वहाँ उसका जो स्टडी गाइड था और उससे आपने सपोर्ट लिया, तो कम्युनिटीज़ जो वहाँ बुकी रिवर के आसपास है उससे आपको क्या सपोर्ट मिला? So the communities that live along Bhukhi या भूखी जैसी कई सारी स्ट्रीम्स हैं इंडिया में are generally from a very low income background. तो होता क्या है, जब ये स्मॉलर स्ट्रीम्स जो होती है ना, तो जैसे हमने जब मैपिंग किया तब हमें पता चला कि ये विश्वामित्री रिवर का एक पार्ट है। तो जब फ्लड्स ज्यादा होते हैं तो रिवर्स का एक्सेस वाटर इन स्ट्रीम्स में आता है। बट बहुत सारे लो इनकम ग्रुप्स हैं जो इनफॉर्मल घरों में, हट्स में इन्हीं स्ट्रीम्स के आसपास रहते हैं। जनरली ये प्रॉब्लम का पार्ट भी नहीं होते, बट हमें लगता है कि ये ही गंदगी फैला रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। गंदगी कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग से आ रहा होगा जो पास में है। दे Okay. कैन नॉट इवन अफोर्ड दोज थिंग्स विच आर लाइंग इन द वेस्ट गटर। So first thing was to understand and break this stigma that people who live along these places are not the real problem. तो उनसे भी बात किया, उनसे हमने समझा कि जब बाढ़ आती है या जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि कचरा बहुत है, स्मेल बहुत है, तो वो क्या करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम सेड दैट बिकॉज वी लिव इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स वी जस्ट मूव। हम कहीं ना कहीं और चले जाते हैं, या हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि किसी और जगह पे हम शेल्टर ले ले। तो उस चीज का प्लान उनके पास ऑलरेडी रेडी होता था। फिर हमने समझने का ट्राई किया कि जो लोग ये वेस्ट डाल रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है। Okay. तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना है उस कचरे के साथ। कचरे की गाड़ी हफ्ते में एक ही दिन आती है, तो हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि हम घर में रखने से अच्छा इस नाले में डाल दें। तो फिर हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा कि आप डाल तो देंगे, फिर उसी ब्रिज के नीचे जाके वो कलेक्ट होगा। तो जब भी बारिश ज्यादा आएगी या एक्सेस पानी आएगा, ऑल दिस विल गेट फ्लडेड एंड देन अल्टीमेटली दैट वाटर विल कम इनटू योर हाउस। सो माइट एज वेल नॉट डू दैट। फिर टू एक्सप्लेन टू देम दैट दिस इज नॉट अ मैन मेड नाला, इट इज अ प्रॉपर नेचुरल सिस्टम जिसे हमने छोटा कर दिया है कंक्रीट डाल के, कचरा डाल के। सो उस चीज में काफी टाइम लगा, बट वन गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ इट वाज दैट जब हम लोग स्टार्टिंग में काम कर रहे थे तो लोग हमसे पूछते थे कि लाइक व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ नाला अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जनरली यही क्वेश्चन होता था सबका हमारे लिए सुबह में। बट लेटर इट बिकेम दैट वी सॉ समबडी लाइक फाइटिंग नॉट टू पुट वेस्ट। वो किसी और को समझाने का ट्राई कर रहे थे कि लाइक नहीं, आप इसमें मत डालो कचरा, ये बच्चे लोग इधर काम कर रहे हैं, खराब हो जाएगा और ऐसा सब चीजें। सो इट फेल्ट गुड टू सी दैट मोटिवेशन कि लाइक हमारी बातों का कुछ असर हो रहा है लोगों पे। तो कुछ हद तक, कुछ टाइम तक वो चीज काफी मेहनत लगी करने में, बट इट वाज फ्रूटफुल टू डू इट एट द एंड। यस। सो आपका एफर्ट्स और आप हमको मतलब परसिस्टेंट रहना पड़ता है ये सब करने के लिए, व्हाट आई अंडरस्टूड। और आपने ये सब मतलब अराउंड 1.5 ईयर्स ये सब काम किया, तो उससे वहाँ जो रहते थे, जो जैसे आपने बताया कि लोअर इनकम फैमिलीज है, उसको भी बहुत बेनिफिट हुआ होगा, उसके बारे में आप जरा शेयर करें हमसे। The lower income groups are generally living in the first half of the stream. We couldn't do the cleanup there because वो VMC के jurisdiction में आता है, तो हम लोग बिना उनके permissions के नहीं कर सकते। VMC did, Vadodara Municipal Corporation, VMC, did some programs of cleaning the streams and cleaning the nalas
but they had plans to fully concretize it. So they had their own like view in mind that if वो दिखेगा नहीं तो वो problem होगा नहीं. But ठीक है, we don't know what the architects or the urban planners had in mind. We had in mind कि हम नहीं चाहते कि ये पूरा system concretize हो जाए. तो कॉलेज में से जाने वाला जो 1 किलोमीटर था, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली काम कर सकते थे, जहाँ परमिशन कॉलेज की चाहिए थी, हमने ट्राई किया कि हम पहले उसको क्लीन करें, मेंटेन करें, एंड एज एग्जाम्पल हम उस प्रपोजल को देन सबमिट करें वीएमसी को और सीपीसीबी को, विच इज Okay. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एंड ड्यू टू कोविड वो बहुत चीजें लाइक सिंथेसाइज हुई नहीं, बट अवेयरनेस के मामले में वी कुड रीच आउट द कम्युनिटी फुल्ली. बेनिफिट्स उसके हमारे काम को देख के वीएमसी ने कुछ किया कि नहीं, वी डोंट नो इफ इट रियली लाइक प्रॉस्पर्ड इनटू दैट, बट अपने तरफ से एज स्टूडेंट्स विथ नो फंडिंग वी कुड ओनली डू द अवेयरनेस पार्ट. यस. सो नॉट आपने बहुत कुछ किया है, नॉट ओनली. और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब ये रिवर क्लीन हो गया तो वहाँ पे नेचर कैसा था, क्योंकि आपने ही देखा है, हमने तो देखा नहीं. हम तो जैसे एज्यूम कर सकते हैं, आप बताएंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं. तो उसके बारे में आप राइट. बताएं. जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो देर इज दिस ब्रिज इन द यूनिवर्सिटी विच गोज थ्रू भूखी. तो वो ब्रिज के नीचे ना कचरा ऐसे जमा रहता था कि जैसे लाइक बस किसी चाय की छन्नी में जब आप चाय छानते हैं ना और वो कचरा पूरा रह जाता है, वो चाय पत्ती पूरा रह जाता है, वो ब्रिज वैसा लगता था हमें कि उस ब्रिज के नीचे ना बस सब कुछ जाके बस इकट्ठा हो गया है. तो हमने कई लोगों से बात की थी जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में एमएस यूनिवर्सिटी की काम करते हैं, जिन्होंने बहुत पहले, हमसे भी बहुत पहले, हम तो एक छोटा सा ड्रॉप थे इस पूरे ओशन में, जो हमसे भी पहले सेव विश्वामित्री प्रोग्राम और उस सब में काम कर रहे थे. उन लोगों ने हमें बताया कि जैसे दीपा गवली है फ्रॉम जीईएस एंड ऑल, उन लोगों ने हमें समझाया कि इसमें एक्चुअली क्रोकोडाइल्स आर सपोज टू बी देयर, बट हो ये रहा है कि वो मूव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ये ब्रिज के नीचे जो गैप्स हैं वही क्लॉग्ड है. तो हाउ विल द क्रोकोडाइल मूव? एंड देन वी फाउंड फुटेजेस वेयर वी हैड सीन कि जब फ्लडिंग होता है ये क्रोकोडाइल्स ब्रिज के ऊपर से या बाहर बैंक पे से कॉलेज के थ्रू दूसरी तरफ जा रहे हैं, बिकॉज they need like shallow water to bask and live. They can't live in very deep waters. तो हमने वो सब चीजें देखी, तब हमें समझ में आया कि इस ब्रिज को क्लीन करना भी कितना जरूरी है. तो जब क्लीन अप हो रहा था तो आई थिंक 1 साल बाद ड्यू टू एफर्ट्स फ्रॉम द डीन एंड डॉक्टर कौरेश उस ब्रिज का पूरा क्लीन अप हो पाया यूजिंग लाइक अ प्रॉपर बुलडोजर एंड मोर वर्कर्स एंड ऑल. एंड हम लोग का टीम बैठ के जो बैंक्स पे प्लांटिंग करनी थी ट्रीज की, उसके लिए हमने जूट के कॉयर से बहुत सारे नेट्स बनाए. तो हम ही लोग बैठ के वहां पे रोड में ड्यूरिंग समर हॉलीडेज सिल रहे थे वो सबको, एंड हमने वो पूरे बैम्बू स्ट्रक्चर्स लगाए वहां पे. एंड दैट वाज समथिंग इट वाज लाइक अ फुल 1 week वर्क वेयर वी वर जस्ट लाइक स्टिचिंग बैम्बू टू अनदर कोकोनट का कॉयर. And it started looking a little more clean and green. So it looked much more better than what it was. And then over time we also saw like Gujarat Samachar and all cover it, Gujarat Bhaskar, Dainik Bhaskar cover that they have seen 3 crocodiles going from that bridge, or that they have seen like more crocodiles than they used to. So that was something interesting that we started to see the crocodiles more often. It was always there. क्योंकि कई जगह पे ऐसा क्लेम हुआ कि हम लोगों का टीम क्रोकोडाइल्स वापस ले आया, ऐसा नहीं था. क्रोकोडाइल्स हमेशा से वहां थे. आई थिंक हमारे फेंके हुए कचरे के लेयर के नीचे वो दब गए थे तो हमें दिखते नहीं थे. तो जब हमने वो सफाई कर दी तो काफी आसानी से पीपल वर एबल टू लाइक सी दोस क्रोकोडाइल्स मूव अराउंड द स्ट्रीम. ओके. तो आपने ये सब जो गंदा नाली में जो प्लास्टिक वेस्ट और वो सब रिमूव किया तो क्रोकोडाइल्स खुद ही फ्रीली मूव कर पाते थे, और उसकी वजह से हमको अभी और वहाँ पे दिखने लगे. और हो सकता है वो कहीं उधर उधर रहते होंगे, बट वो कचरे में पहले में भी नहीं दिखते थे. तो इट इज़ वेरी अमेजिंग स्टोरी दैट यू हैव जस्ट शेयर विथ अस. स्नेहा, अभी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी आप करंट पीएचडी जो कर रहे हैं उसके बारे में हमसे शेयर करें. So I'm currently doing my PhD in Bangalore at ATRI, which is Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment. Okay. So ATRI is the research department where I'm working, but for my degree I'm registered at Manipal Academy of Higher Education in Karnataka. So Manipal नाम के एक छोटे से district में in Karnataka this university is there, and हम लोगों का काम ATRI के through होता है.
ओके, सो मेरा फील्ड साइट जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, इट्स द रिवर तामिरापरनी इन तमिलनाडु. It's in ओके, Tirunelveli district. It's very southern Tamil Nadu. We are almost 80 kilometers away from Kanyakumari. So we are ओके, very close to the tip of India. And it feels good to see so many people respect that river. So the river Tamraparni has had historical significance to Tirunelveli. So that is something very beautiful. It is culturally and traditionally very significant for them. India as a country has always respected and loved their rivers, but not to the extent that we want to keep them clean. यस, It's just a ironical situation over there. So my work looks at river management and using social and ecological systems theory, जिधर हम समझने का ट्राई करते हैं कि जब rivers के through civilizations have come around, be it Nile and Egypt, be it Sindh and Indus and Mesopotamia and Ganga. So जब rivers के through हमारा इतना civilization prosper हुआ है, तो अब जब हम rivers को इतना manage करने का try कर रहे हैं through barracks, dams, canals, anicuts, तब क्या होता है? जब हम पानी को डाइवर्ट करते हैं, जब हम दो रिवर्स जो एक दूसरे के एरिया में भी नहीं है उन्हें लिंक करने का ट्राई करते हैं, तब क्या होता है? तो माय वर्क लुक्स एट, जब अगर आप एक फार्मर हैं जो रिवर के पास है, आपके पास एक्सेस है, बट आपका फार्म अगर बहुत दूर है और आपके पास एक्सेस नहीं है, तो या तो आप बोरवेल करेंगे या तो यस, आप वेट करेंगे कि कोई कनाल सिस्टम आए. हम्म, जब वो कनाल सिस्टम आता है तो रिवर का पानी कनाल्स में चला जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली और पानी इंटेंसिव वाला या वाटर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज करेंगे. तब ये होता है कि आपका वैल्यू कनाल के लिए ज्यादा है कंपेयर टू द रिवर. इट डजेंट ओके, मैटर रिवर में पानी हो या ना हो, उसका एनवायरमेंटल हेल्थ सही से है या नहीं है, दैट कंसर्न गोज डाउन. एंड द कंसर्न इज ओनली दैट इज द कनाल हैविंग द वाटर इनफ फॉर मी टू इरिगेट माय फार्म. So यस, what is this shift that is happening? That is something I want to look at. And also how जब ये पानी डाइवर्ट होता है तो रिवर के इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है. So these kind of things are what the bigger questions are there in my PhD work. But overall, the study, the doctoral work will inform ki like, do we need river management strategies where we, make the river look like channels or make it look concretized, or do we leave it natural? ओके. तो मतलब आप, मैं अब जो समझा आपकी बात से कि अभी बहुत ही मतलब पूरे इंडिया की रिवर्स को कनेक्ट कर दिया जाए और उस तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं अभी, और उसके ऊपर सर गवर्नमेंट काम कर रही है. Yeah. जैसे हमारे सूरत और अहमदाबाद में रिवर फ्रंट्स बन रहे हैं, तो इज़ इट नेसेसरी और नॉट? तो इससे हम हमारा जो नेचुरल जो Yeah. रिवर है उसकी जो इकोलॉजी है उसमें कैसे हम अफेक्ट कर रहे हैं, और उसका इन फ्यूचर क्या मतलब इट विल बी अ गुड और बैड, Right. उसके ऊपर आपका जो अभी पीएचडी चल रहा है, करेक्ट ना? तो जैसे आपने बोला कि ताम्रपर्णी रिवर तमिलनाडु में है, बराबर? तो Yeah. वो रिवर अभी क्या पेरेनियल रिवर है या क्या, मतलब पूरे साल पानी रहता है उसमें? तो वो क्या जी. पोजीशन है उसकी, क्या कंडीशन है अभी? और Right. So the river Tamraparni is around 120 kilometers long, and it starts in the Western Ghats in Agastyamalai region. So ओके, it starts from there and it flows from Tirunelveli and Thoothukudi, two districts in Tamil Nadu. And equally so, 60 kilometers in ओके, both the things. I am studying around 40 kilometers stretch of the river for my PhD work, but it's a long river. So this is a perennial river, and this river has no state boundary conflicts because it originates in Tamil Nadu and it also meets the ocean in Thoothukudi in Tamil Nadu, in the Bay ओके, Area near Punakayal. हम्म, So this river has been also been called like a silver thread. So in a British document that I had read about the river, because I wanted to know the history of how it has evolved. So they had said when you watch the river from Kalakad Mundantharai Tiger Reserve, which is up the hill, it looks like a silver thread running through paddy fields. So it indicates that there were paddy fields and that river is, shining and glowing, that it looks. ओके, So this was in the British era. Then as you go forward in many like Tamil Sangam literature, it's been described as one of the most beautiful rivers with shining waters, because Tamraparni, it's like bronze, यस, the Tamra,
So the water and the sediment has those bronze shining things. So it's a very beautiful and, one of a kind of a river. And I'm definitely always biased towards talking about waters and rivers. So I see the beauty in the metaphors that rivers give. In some sections of the river, however, what is happening is people are dumping their clothes of the lost ones. So किसी की फैमिली में अगर किसी की डेथ होती है तो उनका ये मानना है क्योंकि बिकॉज ये रिवर पाप हर लेता है हमारे, तो अगर हम जो गुजर गए हैं उनके कपड़े यहाँ पे रिवर को दान करें, विच इज समथिंग अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। अगर हम सीधा रिवर को दान करें और वहां छोड़ दें तो उन लोगों को पुण्य मिलेगा उनके अगले जन्म में। उससे होता ये है कि वो लोग वो कपड़े डालकर चले जाते हैं, बट वो कपड़े फिर वहीं फंस जाते हैं और फिर वो ना जो रिवर का सेडिमेंट बेड है एक्चुअल, जिसपे फिश इंसेक्ट इतनी सब चीजें डिपेंडेंट होती हैं, जो रिवर को उसका नेचुरल लुक देता है, वो चीज अब धीरे धीरे जा रही है। बट ये चीज काफी छोटे स्ट्रेचेस में ही हो रही है एंड इट हैज स्टार्टेड ओनली 10 years अगो। सो मेरी जो मेंटर है डॉक्टर सुभद्रा, उन्होंने बताया था कि 10 साल पहले जब वो और एक और हमारे जो फील्ड असिस्टेंट है मिस्टर मधीवनन, उन्होंने बताया कि 10 साल पहले जब आप ममरे के दाने डालेंगे ना पानी में तो इमीडिएटली फिश आ जाती है एंड आपको जमीन का तल भी दिखेगा, क्लियर होता है। हाँ। बट अब वो चीज नहीं हो रही है। अब इट्स नॉट एज क्लीन एंड दिस इज ओनली इन 10 years। तो ये जो प्रैक्टिस शुरू हुई है कपड़े छोड़ के जाने की रिवर में, ये 10 साल पुरानी है, बट इतनी जल्दी इसका इफेक्ट हमें देखने मिल रहा है। सो इट ओनली मेक सेंस कि हम अभी ही उस चीज पे कोई एक्शन लें, वरना अनदर 10 years में शायद ये रिवर इतनी सुंदर रहेगी भी नहीं जो बाकी स्ट्रेचेस में ये है भी। एंड इस रिवर में कई शेड्यूल वन स्पीसीज टू इंडिया एंड देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ लाइक एवी फॉना व्हिच इज बर्ड्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन इट। तो दे हैव अ वेटलैंड बर्ड काउंट जिसमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लोग, लोकल्स आते हैं बर्ड्स काउंट करने अलोंग वेटलैंड्स ऑफ ताम्रबरनी। So so many efforts are being done on saving this river, making people understand. The district collector Mr. विष्णु जब वो वहां पर पोस्टेड थे तो हमारा टीम उनके साथ काम कर रहा था। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे नेचर के लिए, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू कीप गेटिंग बैक फ्रॉम इट। So that was also one of the things. So then it makes sense to have such leaders in government positions who really want to leave their impact on nature in a positive way. तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू क्लीन अप शुरू हुए एंड बाई वीकली जो गवर्नमेंट है वहाँ का, तिरुनेलवेली का स्टेट गवर्नमेंट भी, वो सब लोग एक बाई वीकली क्लीन अप करवाते हैं जिसमें ये सारा कचरा बाहर आता है। तो उन्होंने फिर नया स्ट्रैटेजी लाया कि वी विल पुट बिन्स अराउंड द नेट वाले बिन्स, तो आप उसमें कपड़े डालिए, पानी में ही रहेगा वो, बट हम लोग उसको इजीली निकाल पाएंगे। ओके। बट होता क्या है अपने कंट्री में किसी को भी इजी सोल्यूशन क्यों, हम बिन में डालेंगे तो शायद उतना अच्छी तरह से मोक्ष नहीं मिलेगा जितना रिवर के बीच में जाके डालेंगे। तो उन सब चीजों का बदलना अभी बहुत जरूरी है एंड धीरे धीरे वो टीम्स का एफर्ट चल रहा है कि कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए, बिकॉज अगेन इट इज अ सेंसिटिव इशू। Yes. Culture has always been a very sensitive thing for Indians, and I completely understand. They might not be wrong in what they're doing, but there is another way to do it, right? If they really want to, give respect to the people who have passed on, throwing their clothes in the river might not be the only solution. Maybe washing those clothes and donating them somewhere might be a better issue, might be a better solution to it. So let's see. The team is trying to work on it. It's in very early stages, the work is. So we'll see where it goes. Okay, yeah. Thank you for sharing all this. Actually, I'm in Gujarat and I don't know this about Tamil Nadu. And it was very nice to hear from you. स्नेहा, अभी और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी जैसे आपने बताया आप एट्री में अभी जो रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एट्री के बारे में बताएंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, कैसे करती है? Yeah. Sure. So ATRI is a 26-year-old organization in India. It's a research NGO. Dr. Kamal Bawa and his team had founded it. So Dr. Subhadra, Dr. TG, and RG, the three pillars, like I call them, they all started this. They all work towards making this organization what it is. And इसमें बहुत सारे different aspects हैं. So ATRI works on policy, ATRI works on environment, ATRI works on biodiversity. So different departments work on different aspects.
जिसमें से कि एनवायरमेंट वाले डिपार्टमेंट में देर आर पीपल लाइक डॉक्टर सिद्धप्पा, डॉक्टर श्रीनी हु इज माय सुपरवाइजर. दे वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग दीज मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ रिवर्स, of agriculture, problems faced by farmers due to floods and droughts. वहीं अदर डिपार्टमेंट जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट है जिसमें डॉक्टर सुभद्रा, डॉक्टर अरविंद एंड ऑल आर देयर. It looks at a lot of taxonomy, finding new species, working towards conservation of species that people don't even know about. So that's why taxonomy and like finding new species is important. Because until we know what is out there, how will we protect it? So that's one very important aspect that E3 works on. And then there is also a policy department where Dr. Abhi works, and his team looks at grassland restoration. And because when you say grassland restoration, everyone wants green paid. That is restoration. But the true reality is, before you do a restoration, you need to know हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इस restoration में पहले ये land कैसा था और अब हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं, ये चीजें देखते हैं. This takes a long time of planning and on ground research कि क्या था वहां पर और हम क्या करना चाहते हैं. तो इस तरह के like large scale project E3 does all across India. We have centers in Sikkim. They all have field stations. So I work out of the field station called Agastyamalai Community Based Conservation Center, which is in Tirunelveli. But there are other centers in BR Hills. There is a center in Periyar, not Periyar. There is a center in Wayanad where they work on backwaters. There's a center in, again, near BR Hills is MM Hills, where other batchmates of my work. And E3 has also worked a lot on the Banni grasslands of Gujarat. So like कैसे वहाँ पे सॉल्ट वाटर इंग्रेस हो रहा है, घुड़खर्च को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो बन्नी का ग्रासलैंड है, जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, जो चारकोल ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है बन्नी में ड्यू टू प्रोसोपिस या गांडो बावर जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से आया है. तो ऑल ओवर इंडिया काफी तरह की इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें E3 डज, एंड आई एम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट स्टडीइंग ओवर देयर. स्नेहा, मुझे लगता है E3 जो काम कर रही है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट काम है. और ये इनिशिएटिव आप मतलब एज ए स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो इस एरिया में काम करना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो E3 जैसी ऑर्गेनाइजेशन सबको सपोर्ट कर सकती है. डेफिनेटली, यस. तो स्नेहा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मतलब मेरे सर्कल में भी रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और वो लोग भी कहते हैं कि हम किस तरह से ऐसी कुछ ड्राइव करें, कुछ ऐसी रिवर्स और स्ट्रीम्स को रिजुनेट करें, रिस्टोर करें. उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? Generally what happens is I get a lot of like these outreach messages कि we also want to join your project. Yeah, we also want to join United Nations and all. So I always tell them I don't work for United Nations. I am just recognized by them as an ambassador. And that happened after having worked 4 years. Yes. So it didn't happen overnight. So you have to be persistent. That's something I always tell them. Other thing is you have to be curious. Sad reality of not just India but South, global South, and even the world for that matter, is that अगर मैं आपको अभी एक नाले का फोटो दिखाऊं तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि अभी घर से ऑफिस आते वक्त या ऑफिस से कहीं और जाते वक्त आई हैव सीन दिस. तो जब नालों की बात आती है, आई थिंक हर जगह इनफ नाले हैं, इनफ प्रॉब्लम्स है जो हम देख सकते हैं. देन देयर आर इश्यूज ऑन लाइक climate change, ice caps melting. अब अगर you want to work on glacier melting, you don't have to go to Antarctica to stop it, because उसका impact वहां पर दिख रहा है. बट रीजन तो हम जहाँ हैं वही है ना. जो फैक्ट्रीज हमारी कंट्रीज में है, जो फैक्ट्रीज लाइक ग्लोबल नॉर्थ में है, जो एक्सट्रीम पोल्यूशन किया है जिन्होंने, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो उसका रीजन तो वो है. तो जहाँ रीजन है वहां प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए ना. ओशन पोल्यूशन है, अब आप ओशन साफ करने तो नहीं जा सकते, बट आप डेफिनेटली उन प्रोग्राम्स का पार्ट बन सकते हैं जो ट्राई कर रहे हैं समझने का कि कैसे इसे रोका जाए. जो ऑलरेडी है वहां पर उसे साफ करना तो जरूरी है, बट और ना जाए वो भी एक जरूरी पार्ट है. तो आई ऑलवेज टेल देम स्टार्ट इन योर ओन बैकयार्ड्स. इफ आप कोई ऐसे हैं जो कोस्टल कम्युनिटीज में रहते हैं, जैसे जामनगर में है आप, अगर there are so many examples, so many initiatives that are going on. You don't just have to work with people who are
famous, who are recognized. Find people who are doing the good work and help them become famous, you know. तो अभी कल ही डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, शी इज फ्रॉम आसाम, शी रिसीव्ड recognition in the Time magazine. Okay. So I saw that I have been following her work for I think 8 years now, and she has been in this field of stork conservation for 20 years. Mm-hmm. But yesterday was finally when I saw many of my colleagues recognize her, that oh wow, what a woman, what great work. So everyone wants to support you in the awards that you get. Nobody wants to stand with you in that journey. I am sitting here talking about Bhukhi, which has happened in 2019. Yes. So it takes like 6-7 years for you to gain that recognition or even platforms to speak about these things. But that is the challenge. You might not immediately get the platforms you need. Not if you're behind Acclaim. Very rarely it happens that Acclaim and action happen together. It's generally Acclaim follows action. So Yes. continue doing that work, and you know, find the problem that you're really concerned about. And to everyone, I don't tell them to leave education ever, because I am a biggest advocate for classroom education. It gives you discipline, it gives you the proper structure to understand the science behind things. Even if you're not a science student who's studying environmental science, there are so many like other professionals out there who are working on this. We have Dia Mirza, we have Afroz Shah, we have so many people who are from business administration, who then go on to become these like sustainability managers, right? ये ऑर्गेनाइजेशन, अंकित अग्रवाल का जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड फूल, जिसके प्रोडक्ट्स आर वेरी सस्टेनेबल, he is not an environmental scientist, he's an engineer, but he had a issue that he was affected by and he came up with a solution. Similarly, डॉक्टर जेन गुडॉल है, उन्होंने कभी पीएचडी नहीं किया, उन्हें इंटरेस्ट था टू अंडरस्टैंड हाउ डू चिंपैंजीज वर्क, हाउ डू दे फंक्शन, व्हाट इज देयर बायोडाइवर्सिटी, एंड वो उन्हें पढ़ने गई. Not for any acclaim, not for any like degree, but there was a concern. So if you really are passionate about it, that concern will drive you. You know, it won't let you sleep. Like लोग कहते हैं ना कि if you dream big, your sleep is affected by it. It's like that. It definitely will bother you every waking moment. I remember जब हम लोग भूखी पे काम कर रहे थे, तो I used to tell Himani that yesterday I dreamed that we have 2 extra lab trays. Okay. So because we had very less lab trays, पूरा department dissertation कर रहा था. So my dreams were also that oh, we have extra lab trays. So it will really keep you up if you're passionate about it, and that kind of a zeal, if you can develop, you can reach way farther than where I am also. So I always tell them, be curious, be persistent, and just follow action before Acclaim. Yes. तो अगर हम क्या बोले कि पब्लिसिटी और क्या बोले फॉलोअर्स के लिए करेंगे तो ये नहीं होने वाला है. और अगर हम हमारा रियल कॉल रहेगा, हमारे हम अंदर से चाहते होंगे, तो प्रॉब्लम्स हम सबके आसपास ही है. हमारे सिटी में इतने प्रॉब्लम्स है, हमारे छोटे गाँवों में भी प्रॉब्लम्स है, या छोटे टाउन्स में भी है. तो सबको मतलब प्रॉब्लम्स तो मिल ही जाएंगे. एक चाह होनी चाहिए, जील होना चाहिए, परसिस्टेंस, काम करने की एक इच्छा होनी चाहिए. Definitely. और आपके जैसे आपसे इंस्पायर होके लोग ये काम करें, ऐसा हम चाहते हैं. मैं भी आपके काम से इंस्पायर हुआ हूँ, और मैं खुद मेरे सिटी सूरत के लिए रिवर रिजुनेशन और रिवर रिस्टोरेशन के लिए जो तापी रिवर है उसके लिए काम करूँगा. ये मैं यहाँ पे आपको कमिट करता हूँ. तो अभी स्नेहा, आपसे हम बात करेंगे कि आप हमारे जो यंग इंजीनियर, यंग एंटरप्रेन्योर्स या स्टूडेंट्स, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने अभी बहुत कुछ बताया, बट फिर भी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो अभी और आप शेयर करना चाहोगे? We are a country of that young crowd, right? Young generation. Yes. So I feel a lot of innovation and really creative thinking that goes into designing a product, be it for cleanups, be it a product that is to be sold, like फूल के बारे में जैसा मैंने बात किया. ये चीजें ऑलरेडी हमारे काफी यूथ के पास हैं. We are very like motivated and we have ideas.
Yes. More often than not, what stops us is two things. If you're very young and if you are still not in college, one thing that is going to stop you is your parents. Yes. It will happen. It will definitely happen. Please study for your boards. That's the only thing that we are concerned about. Yes. Sadly, I went to वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन कांग्रेस जहाँ पे एक मिक्स ग्रुप था बहुत Mm-hmm. लोगों का सो अ वुमन फ्रॉम फ्रांस आस्क्ड मी लाइक व्हाई आर इंडियंस सो कॉम्पिटिटिव विद एग्जाम्स I said, I don't know. I think they are just like, they are all born with a lot of knowledge and IQ, and they are all then just forced into just stratifying. I think that's why they are competitive because they have so much knowledge and it's not getting used. They are only being told to pursue certain careers, Yes. and that's where our knowledge is getting wasted, our potential is getting wasted because 20 years of our life, I think, even अगर हम start करें कि third standard में kindergarten गए, third standard to 18 years old, almost like 15 years, 16 years of our life, हम बैठ के रट रहे हैं. Yes. क्यों? क्योंकि हमें वही तीन चीजें बननी है. I think a lot of potential gets wasted there. But I also know kids who are born to be engineers. They have that, zeal in them that I want to be an engineer. It's opposed to I'm doing engineering. Then I am doing engineering. That it's similar lines but very much different. I know these engineers who are so passionate about the things they design. I know my own brother designs like aircrafts. He just loves it. So he wanted to go into engineering even before he knew what it was. Okay. I know people who are architects who are working in conservation. His name is Burgess Driver. He studied urban planning and architecture. He is working towards conservation. Why? Because हम cities में किस तरह से रहते हैं वो भी impact करता है. Afroz Shah is a lawyer. He's a full-time lawyer. Mm-hmm. But what is he doing? He is going around cleaning all the beaches of Mumbai. He received the UN Earth Award. Dr. Purnima is a conservation biologist. She studied zoology of storks. She has made a Hargila army where, an entire village is dedicated to saving the stork, creating products out of that whole campaign with Aranyak, and then taking that forward. So, to anybody studying any specific subject just because the sake of it, I don't understand that sadly. I understand not everyone gets the opportunity or knows how to get there, which is something sad. We should have accelerator programs which help us do that. But to those who do have it, who know why they want to do what they want to do, I think just go for it. Let that curiosity drive you. We have enough resources in our country. We don't have enough funding in our country. So then I suggest to them that, find scholarships that will help you get through college. So I was a DST Inspire Fellow. I was a gold medalist in my Mm-hmm. university. So that was also something that was going on in the background. I wanted to be in this field, one, because it's my profession, two, because it's also my interest. So when Okay. both the things align, it makes it easier for me to be able to work continuously in this. But there might be someone who's studying maybe BBA right now who doesn't know how to get into this field, how to solve these problems. So just wait for that moment to come. Finish your education. I don't recommend ratifying things, but do finish your education. Do try and get a steady job because we do not have funding in this field. So, and if you are working as an individual, definitely very rare grants are available for you. And big recognition from bigger organizations, other NGOs which work on wildlife only comes when you have already spent 10, 15 years. So Jadav Payeng ji, who is the forest man of India, he worked for 25 years for nothing. Yes. And now he's recognized. So now everyone wants to be like him. But when you say you want to be like him, are you ready to give 25 years of your life to nature without any reward? So unless we understand, like, I want to be like you also will have to go through a similar journey or maybe even more tougher things or newer challenges. I don't think you should just make those comments. But to most of the engineers and scientists in our country, the younger ones, there are many opportunities. Please find them. You can, if you want to, link any subject to environmental science, link any subject to conservation. Just that you need to have that creative idea, right?
you can start by something like a podcast, right? Where you talk about these issues, you spread them across. You can start by nature journaling and drawing if you're really good at it. Over the weekends, if you really like to see birds, make bird watching groups, go out with them, see how well you are in managing people. And then all the skills you learn through these things is what will transfer into your bigger projects. So, just keep learning and be curious with whatever you end up doing. Yeah, thank you स्नेहा फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू जस्ट शेयर. स्नेहा, अभी मैं हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वाटर रिसोर्सेज जो अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, तो Yeah. इन फ्यूचर क्या अपना वाटर रिसोर्स के लिए आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द वेयर इंडिया विल बी इन नेक्स्ट 10 years रिगार्डिंग वाटर रिसोर्स? A very interesting and a very essential question when it comes to water management. As we are seeing more climate change happening, earlier people were not believing it. There were politicians who had claimed that the climate is not changing, we are getting older. And that hit me like an arrow to the brain, because is that the truth? And it was a very senior politician, and I did not expect that from that person. So when they said it, I was very surprised that this person could say this. And then that's when I started reading a little bit more. But then I didn't have to create any awareness about climate change, sadly, because everyone is now seeing it. It's Yes. middle of February and there are heat waves going on. So imagine what is going to happen in May. For country like India, which has so many tropically, bad summers, what are we going to do in the face of heat waves? Already, I think last year around 200 days से ज़्यादा were heat stroke days, which was Yes. announced in the country. Now what happens? So everyone is seeing that climate change happen. Now, जब ये climate scenario change हो रहा है, इसके साथ हमारे बारिश के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं. Yes. So India as a country had two rainfalls, southeast and northeast and southwest rainfalls. तो हमारे पास दो तरह का रेनफॉल्स था जो हमारे वेस्टर्न घाट्स को और सबको बहुत रिचार्ज रखता था. Yes. अब ये हो रहा है कि ये पैटर्न्स पूरी तरह से शिफ्ट हो रहे हैं. हम सडनली देख रहे हैं कि बारिश अब अगस्त में स्टार्ट हो रही है पूरी तरह से. जुलाई में जो थोड़े छींटे पड़ते थे अब वो हो रहा है, एंड अगस्त में बारिश हो रही है. पहले जहां हम जून के जून में. सेकेंड वीक से वेट करते थे कि बारिश स्टार्ट होने वाली है, अब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कब बारिश स्टार्ट होगी. Even scientists are not able to fully pinpoint and predict it. Only when you are very near to that cycle, they are able to predict a month before. पहले it was very clear. June 15 onwards से बारिश start होता है, September last तक जाता है, then सियाड़ा and then फिर गर्मी उसके बाद मार्च में से. Yes. अभी जनवरी में से ही it's already like so hot. I think barely people are able to even enjoy Makar Sankranti, because that winter heat used to be good for enjoying the festival. Yes. That is also changing. मार्च में जब हम लोग होली खेलते थे, now water scarcity is there, so how will we play it? So even our festivals are getting affected very clearly due to like the change in climate and the water system. When this happens, when this floods, droughts, all these things that we are seeing, landslides that we are seeing in Kerala, what is happening is now people are seeing it first hand कि हमारे साथ भी climate change का impact हो रहा है. It's not just low middle income countries. Our good to do developing nation is also affected by it. Yes. So now people are seeing that. I feel with water resources, Chennai mein there was water scarcity, like a proper water crisis. And 2 years to that, there was a flood. So we do not have good water management systems. In terms of infrastructure, in terms of policy, we do not have them. There is no policy on underground water pumping. So Yes. ground water आपको जितना भी चाहिए आप पंप कर सकते हैं. There is no tax, there is no cess on it. There are states like Assam, Meghalaya who are facing such dire problems. Sikkim. There are places in India which are the wettest on earth, which is Mausinram and Monlong in Meghalaya. But there also people have to walk distances to collect water. Why? Because infrastructure is not there. And when it rains, all the water just flows down the hill. So Yes. until that political scenario, the geopolitical scenario changes where people are discussing infrastructure for water management as a solution and not as a means to taming the river, straightening the river,
I don't think we are moving towards a very water just society where everyone has access to enough water and clean water. Till date, we have seen many Jal Yojnas. Many are still working. IITs are working on it. Everybody is trying to work on these things, but two things are there. Grassroots conservationists like Dr. Rajinder, they try and get rural communities water. So then Mm-hmm. there is bottom up approach. Okay. We also have these Jal Sinchai Yojana and Jal Nigam, which are top down approaches, which are looking at किस तरह की policy हम लाएं अलग अलग states के लिए जहाँ अलग अलग तरह का water distribution and pattern है. तो दोनों चीजों का ना एक प्लेटफॉर्म पे आना अभी तक हो नहीं पाया है, क्योंकि टॉप डाउन से नीचे आते तक वो ट्रिकल खत्म हो जाता है एंड नीचे से ऊपर जाते तक इंसान की हिम्मत टूट जाती है. तो हु आर दीज मिडिल मैनेजमेंट पीपल, ये बिछौलिए कौन है जिनकी हमें जरूरत है टू हैव दैट इम्पैक्ट, मूव बोथ द डायरेक्शंस. सो I feel the younger conservationists in our country can be those people who, identify this untapped potential in joining top up and bottom up approaches, top down and bottom up approaches, and then, meeting in the middle for better water conservation strategies in India. Yeah. Thank you, Sneha, for sharing everything. And now, before we conclude this podcast, Yeah. just we want to know from you that what is your now next big goal? What you want to do in your life? Oh, interesting question. I generally am someone who is very planned and structured with what I do. I knew I want to do a PhD in my first year of bachelor's. Okay. So I generally know what I'm going to be doing. Right now, I'm keeping it a little open. First goal is to finish the PhD. And that takes up a lot of time. And to anyone listening, please don't do a PhD just because you want to do for it. Have a real passion for it. It's a degree that will teach you resilience, people management, grant management, writing, volunteering, working for free, working 24/7 sometimes having no work for 2 months and then realizing, oh, there was work and I did not realize it. So a lot of things happen like that. A lot of field planning, lot of field work, lot of interaction with local communities, government officials, scientists, going for conferences and, putting the science that we are studying out there to global communities. So it takes a lot of it teaches you all these things. So I'm just selling PhD to you maybe, but do it because you really need it. I want to be in academia, so I'm doing it so that I can teach more students how to do all this work. But if you're someone who is just into action, I think try for UPSC. We really need good government officials who can, do this top down and bottom up. They can help us people get there. So do that. So I think the next goal would be to see how best I can create more people like me. And I'm always open to mentoring MSc students who are doing their dissertation or students who are already working on a project and need guidance. So I provide those services also. So I think that's where I will be, focused on, creating more action in India, especially from the youth front. And then seeing how best can we have water management practices, and not just water management, even with respect to waste, forests. How best can we apply our knowledge into on-ground action? And how best can we understand the traditional and the ecological knowledge that people on ground have? Because generally, we will go with oh, we know this, we are scientists with that ivory tower badge ki hum science pad rahe hain. But the people on ground will know more. They will definitely know more than us. They might not know it in the same language as we do, but they will definitely know it more. We might be using a fancier term in science, but they will already be knowing it. So, bridging that gap between science and society and making people understand scientists are not just, these crazy people who are running around with lab coats, and they are also wanting to understand. And scientists also need to understand that people are not just, illiterate. People are very much nature literate. So these things are something that I would want to be looking at. Okay. It is very wonderful that you want to create another Sneha Shahi or more Sneha Shahi who can work for environment, who can work for water, who can work for river rejuvenation.
So it is very wonderful. And also I want to just share with you that ki if in my circle, if someone want to do some PhD or they are very much passionate to do, then I will definitely ask him or her to connect with you so you can guide them. Yes. So Sneha, this is the last question that I'm going to ask you. So what do you see in terms of challenges that we have in future in the world? Mhm. Sadly, the challenges that we have right now only are so dire that we are seeing like things like the pandemic, which is affecting the global population. So right now there are so many problems that it just overwhelms me to see ki, like what next, like what more can happen. And every time I think like, okay, this may be the biggest problem, there comes another. Hmm. Rivers like the Amazon are starting to dry up. So there are forest fires all across the Amazon rainforests. Hmm. It's a wet rainforest and there are fires there. So it's not a wake up call anymore. I think the wake up call was already in 2000s, early Yes. 2000s, when the UN committees and all formed the Sustainable Development Goals. None of the countries have been able to achieve it. So we are way past that snooze button, and it's now a emergency call, and that's running throughout the world. Every country has their own global issues with respect to nature and environment going on, but developing countries like India really need to step up our game and understand adaptation. Hmm. We have very good communities who can teach us that. Like Odisha is so affected by tsunamis, but look at their management plan for being prepared and ready for any situation. So I think for us, a preparedness plan in the country is really important. With more heat wave days coming, with more short rainfall periods, which cause floods, with all of that approaching very fast, I think we need to be more prepared and aware of our actions and take institutions and policymakers into account that you need to be doing something about it, and this impacts all of us. So let's see. Thank you, Sneha, Yes. for all the information, sharing your life with us, and inspire us to take action, and whatever we can do to save the environment, save the rivers. So thank you, Sneha. Thank you. Thank यह you, कन्वर Kalpesh ji. या थैंक यू स्नेहा. हम ये जो वाटर वॉरियर्स इंडिया अनसंग हीरो पॉडकास्ट, यह पॉडकास्ट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसको रैप अप करते हैं. बट जैसे स्नेहा ने बताया कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो अगर आप पैशन और डेडिकेशन के साथ करेंगे, जैसे उन्होंने बुकी रिवर का क्लीनिंग किया हो, या यूनेप का प्लास्टिक टाइट टर्नर्स चैलेंज विन किया हो, या अभी वो PhD कर रही है, तो विदाउट पैशन एंड डेडिकेशन इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. तो आप सबको अपनी जो लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो पैशन और डेडिकेशन से करना है. सो थैंक यू स्नेहा फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much for having me. या थैंक यू स्नेहा. तो आज का हम एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं. और जैसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ स्नेहा साई से, आप लोग भी इंस्पायर हो. अगर आप इंस्पायर हुए हैं तो अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लीजिए और अपने आसपास के एरिया में देखिए जहाँ पे भी हम वाटर और रिवर्स के लिए जो हम पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग ले और हमारे साथ जुड़िए. और हमारे चैनल पे आप यह शेयर कीजिए कि आपने क्या किया, और आप हमारे चैनल को भी ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो हमारे इस वाटर वॉरियर्स के एफर्ट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इनको एक्नॉलेज करना चाहते हैं. सो थैंक यू. जब तक हम नेक्स्ट एपिसोड में मिले, सेव वाटर, सेव रिवर्स. थैंक यू.